हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या इम्पैक्ट है इंडियन कोस्ट में, या फिर हम कहें कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका क्या इम्पैक्ट है जो हमारे तटीय क्षेत्र है उन पर। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माई ID इज़ सौरभ पांडे 009। तो देखिए, हाल ही में एक रिसर्च हुई है अगेन IIT बॉम्बे के द्वारा, जिसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से कई सारी जो एक्टिविटीज़ जो कोस्टल एरियाज़ में होती हैं, फॉर एग्जांपल कोस्टल सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, जिसको हम कह सकते हैं तटीय तलछट जो होता है, तटीय तलछट जो है उसका जो ट्रांसपोर्ट है, इसको अगर आप समझिए कि मान लीजिए जो कोस्टल एरिया होता है उस कोस्टल एरियाज़ में जो अलग अलग सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या शोर लाइन इरोजन, मतलब कि जो किनारा जो होता है उसमें जो कटाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे चेंजेस आएंगे जिस वजह से फॉर एग्जांपल ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा तटीय क्षेत्र है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 7,500 किलोमीटर के आसपास जो है हमारा तटीय क्षेत्र है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 14% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो इन तटीय क्षेत्र में रहती है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, मान लीजिए कोलकाता है या फिर चेन्नई है या मुंबई की अगर हम बात करें तो ये जो मेजर सिटीज़ हैं ये भी कहाँ लोकेटेड हैं? ये अगेन कोस्टल एरिया में लोकेटेड हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी बड़ा, मान लीजिए सी लेवल राइज हो रहा है या कोई बड़ा साइक्लोन आ रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो पॉपुलेशन है जो इस एरिया में रह रही है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा और उससे काफ़ी ज़्यादा जो डिज़ास्टर है वो भी कॉज हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो सामने आ रहा है कि वो ये है कि जो ये कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र हैं, इन कोस्टल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। साथ में जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शा रही हैं या रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब आप समझिए कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो गई या कोई बड़ा साइक्लोन आ गया, उससे अगर जो इम्पैक्ट अगर जो देखा जाएगा वो जो इकोसिस्टम है कोस्टल एरिया में उस पर तो होगा ही, साथ में जो लोग रह रहे हैं, है ना, जो पीपल वहाँ रह रहे हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। उनकी लाइवलीहुड, मान लीजिए वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में डिपेंडेंट है तो वो भी जो उनकी लाइवलीहुड है वो भी अफेक्ट होगी। अर्बनाइजेशन है या फिर आप मानिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन सिटीज़ में डेवलप किया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अगर हम देखें कि क्या क्या मेजर इम्पैक्ट होंगे, पहला देखिए कि जो पॉपुलेशन की बात करें जो कोस्टल एरिया में रह रही है, 14% के आसपास जो पॉपुलेशन हमारी रह रही है। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें कि जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़, या फिर आप मानिए बहुत सारे पावर प्लांट्स, या फिर आप मानिए जो पोर्ट्स हैं, है ना, जो पोर्ट्स हैं, या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है, ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये बेसिकली जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज होता है और उसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट अगर हो रहे हैं तो अगेन ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट होंगी। अगर हम देखें IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अगर इसकी हम बात करें तो इसने यह हाईलाइट किया है कि 2030s में, है ना, इस पीरियड में क्या होगा कि भारत का जो टेम्परेचर है ना, वो लगभग 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इंक्रीज़ होगा। देखिए, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इस रीजन में उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ में देखा जाएगा।
इसलिए कहा जा रहा है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो जो ये कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा विजिबल होगा। नेक्स्ट अगर देखें वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम अलोंग द कोस्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैनग्रोव्स हैं या फिर मान लीजिए कोरल रीफ है। तो कोरल रीफ से रिलेटेड हमारा एक सेपरेट लेक्चर भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कोरल रीफ है या फिर जो मैनग्रोव्स हैं, अगर क्लाइमेट चेंज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या है, ये जो इकोसिस्टम है वो इफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोरल रीफ की ही बात करें तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगी। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग होगी। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स के ऊपर जो एक एल्गी होता है जिसको हम कहते हैं जूज़ैंथेली। ठीक है, जूज़ैंथेली जो एल्गी है ये रिमूव हो जाता है और इस वजह से कोरल भी क्या है, कोरल एक तरीके से, क्योंकि ये लाइमस्टोन्स के बने होते हैं, ये एक तरीके से एक्सपोज्ड हो जाते हैं और ये डाई भी कर जाते हैं क्योंकि इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इस एल्गी के साथ। अगर मान लीजिए कोरल इकोसिस्टम है ये इफेक्ट होगा तो ये जो कोरल इकोसिस्टम है ओवरऑल अगर हम देखें लगभग 4000 फिशेस को सपोर्ट करता है। तो अगर कोरल इकोसिस्टम डैमेज होगा, जो फिशेस हैं उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी रिड्यूस होगी क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो भी लॉस होगा और अगर फिशेस का हैबिटेट लॉस होगा तो अगेन जो फिशरमैन है उनकी लाइवलीहुड भी जाएगी। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि मान लीजिए आप अगर मैनग्रोव्स की ही बात करें या फिर आप कोरल्स की बात करें तो ये जो इकोसिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये जो गैस है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। मान लीजिए मैनग्रोव्स की अगर बात करें तो अगेन फोटोसिंथेसिस जो ये प्रोसेस है जिसके तहत ये जो फूड ये बनाते हैं, है ना, जो प्लांट से फूड बनाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये डिपॉजिट करते हैं अपने अंदर और जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी रिड्यूस होता है। तो सिमिलरली कोरल रीफ भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो थोड़ा रिड्यूस हो। लेकिन अगेन अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो ये जो इकोसिस्टम है ये डैमेज होंगे, तो इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो फर्दर इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें वो है इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। देखिए फूड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं। पहला एक कंपोनेंट है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और दूसरा अगर कंपोनेंट देखें वो है इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। देखिए फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट बाय करना है, मान लीजिए कि आपको राइस व्हीट कुछ बाय करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस फूड को फिजिकली एक्सेस कर सकें। ठीक है, मतलब उस फूड की अवेलेबिलिटी हो, तो वो होता है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी। मान लीजिए कि जो फूड प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है लेकिन जो पर्सन है उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है कि वो उस फूड को बाय कर सके। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट फूड सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। अब कहा ये जा रहा है कि मान लीजिए ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है और ये जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है या फिर जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, राइस काफ़ी ग्रो होता है। ठीक है, और जो वहाँ के लोग हैं वो राइस काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए सी लेवल राइज अगर होता है तो क्या होगा इससे कि मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में सी लेवल राइज होता है, जो सी वाटर है वो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, तो सी वाटर जो है ऐसे अंदर चला जाएगा, तो ये जो सॉइल है ऊपर, ये जो सॉइल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्ट का कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जो सॉइल है वो सलाइन हो जाएगी, वहाँ उसमें जो नमक का कंटेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर ये जो सलाइन सॉइल है, इस सलाइन सॉइल में राइस ग्रो नहीं हो सकता, तो क्या होगा कि जो अभी जो सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, जिस पर इजीली जो राइस है वो ग्रो हो रहा है, फ्यूचर में अगर सी लेवल राइज होता है तो क्या होगा, उससे ये जो फर्टाइल लैंड है ये अगेन ये एक तरीके से आप मानिए कि काफ़ी सलाइन होगी और उसमें कोई भी जो फूड क्रॉप है वो ग्रो नहीं करेगी। तो इससे क्या है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी रिड्यूस होगी और ये प्रोडक्टिविटी अगर रिड्यूस होगी तो उससे जो हमारा फूड सिक्योरिटी है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें विजिबल कहाँ होंगी, मेनली जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे हो गए। और इस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उनका लाइवलीहुड चला जाएगा, क्योंकि जो फूड है, जो फूड अवेलेबल है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो लोग जो हैं इस तरीके से माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो दूसरी सिटीज़ है, मान लीजिए दिल्ली है या मान लीजिए दूसरी जो सिटीज़ है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ में जो बर्डन है, ठीक है, लोकल रिसोर्सेज पर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो इम्पैक्ट है कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में जो तटीय क्षेत्र है उस पर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। तो 2004 में जब ये सुनामी आई थी उसके बाद से भारत सरकार ने कोस्टल जोन मैनेजमेंट गाइडलाइन जो है जारी की थी और एक ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी जो लॉन्च किया है। उस टाइम पहले नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, इस पर हमने सेपरेट लेक्चर भी प्रिपेयर किया है कि जो एक इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या क्या प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें उस लेक्चर में कवर्ड हैं। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और आप उस पूरे लेक्चर को देखें, उससे आपको पता चलेगा कि जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के एनवायरनमेंट या फिर जो लोग हैं जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड को बचाने के लिए कैसे ये प्रोजेक्ट हेल्पफुल है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉम्प्रहेंसिव वल्नरेबिलिटी मैप, ठीक है। मान लीजिए जो भी कोस्टल एरिया है ना, मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है जिसे हम कह सकते हैं कि जो जोखिम मूल्यांकन है, ठीक है, कि किस एरिया में कितना जोखिम है ना, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इस एरिया में ज़्यादा जोखिम है, इस एरिया में कम जोखिम है, इस एरिया में ज़्यादा जोखिम है। तो जहाँ जितना ज़्यादा जोखिम होगा, जितनी वल्नरेबिलिटी होगी, उस हिसाब से जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। साथ में जो डेवलपमेंट का अप्रोच है कि विकास किस तरीके से किया जाए, उससे रिलेटेड जो प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है, वो भी की जाएगी। अब ये जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, ठीक है, इसके द्वारा ये जो इंडेक्स है इसको प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें वो ये है कि न्यू नेशनल कोस्टल मिशन भी जो है लॉन्च किया गया है और ये किसके तहत लॉन्च किया गया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अगेन रिलीज कब हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 30 जून 2008 में ये प्लान को रिलीज़ किया गया था। और इसके तहत आपके पास ये एक और कंपोनेंट है न्यू नेशनल कोस्टल मिशन। जो मिशन है न्यू नेशनल कोस्टल मिशन, इसके तहत क्या है, जो अप्रोच है हमारी कैसी है, वो है इको सिस्टम सेंटर्ड, ठीक है। जो इको सिस्टम है मतलब कि जैसे मान लीजिए मैनग्रोव्स हैं या मान लीजिए कोरल रीफ्स है, ये दूसरे जो इको सिस्टम प्रेजेंट होते हैं कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना। साथ में जो समुदाय है उसकी भागीदारी इंक्रीज़ करना, मतलब कि समुदाय आधारित जो अप्रोच होना चाहिए, मतलब जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करें जिससे कि जो कोस्टल एरिया है उसका विकास हो सके। क्योंकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं अगर उनका पार्टिसिपेशन हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो फिर हम कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट इतना नहीं कर पाएंगे। साथ में इस मिशन का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि प्रयास किया जाए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके कंजर्वेशन के लिए जो कोस्टल डेवलपमेंट है वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब कि हम ये भी प्रयास करें कि जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उसको इग्नोर ना करें अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो जोखिम मूल्यांकन है उसको भी पूरे तरीके से किया जा सके, उसकी प्रॉपर मैपिंग की जाए कि किस एरिया में कितना ज़्यादा जोखिम है, कितना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। और जो दूसरा पॉइंट ध्यान रखने की बात है कि मान लीजिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उसको भी थोड़ा सा उसका एमिशन भी रिड्यूस करने के लिए प्रयास किया जा सके। तो ये सारे अगर स्टेप्स हम लेंगे तो इससे क्या है कि जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का कोस्टल एरिया में, उसको काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या इम्पैक्ट है इंडियन कोस्ट में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।